नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एसआरए करंट मंत्रा में। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम सितंबर का मंथली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। देखिए, आज के जो लेक्चर है इसमें सितंबर के जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सब को हम देखने वाले हैं। और एक और खासियत ये है कि हमने उसे कैटेगरी वाइज बांट दिया है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरे भारत और विश्व में पहला क्या रहा सितंबर में। उसके अलावा हम देखेंगे कि अवार्ड्स पूरे सितंबर माह के, इसके अलावा अपॉइंटमेंट सितंबर माह की, इंपॉर्टेंट डेज इन सितंबर, उसके अलावा जो भी नेशनल इवेंट्स हुए या इंटरनेशनल इवेंट्स हुए और जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हुए, इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें जो विविध सेक्शन में आ जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज के हमारे इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और देखिए, बांटने का उद्देश्य सीधा सा यही है कि एक विद्यार्थी को सिलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करनी ही है तो उसे सही दिशा में की जाए, क्योंकि अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो वो जो है ज़्यादा फल देगी, है ना। और चीज़ें जितनी ज़्यादा सुलझी हुई रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड इन सितंबर। जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया है और कौन सा बन गया है, तो ये जो है एजुकेट गर्ल्स। ठीक, ये संगठन का नाम आप याद रखिएगा, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है एक राजस्थान का संगठन है और बालिकाओं की शिक्षा में इसने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें भारत और विश्व में प्रथम क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार कि किसी भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्या भारत को पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला? मिला है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिला है। ये पहला संगठन है जिससे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, इसलिए आप ये नाम याद रख लीजिएगा। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात करूं तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि मनीला फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगला है कि भारत का पहला है ना हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में 2027 से शुरू होगा। कहाँ पे शुरू होगा, तो ये शुरू होगा जबलपुर में, मध्य प्रदेश, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप, मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू होगा। कब? 2027 तक। तो ऐसा पहला कॉलेज बन जाएगा जो हिंदी माध्यम में मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए, अगला है कि किस देश ने डीएलआर नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री जो है वो नियुक्त किया है, पहला। तो ऐसा विश्व में पहली बार हो रहा है कि किसी देश ने ऐसा कारनामा किया है कि वहाँ पर कोई महिला या पुरुष नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ना। नाम याद रखिएगा, डीएलआर नाम है ये। ठीक, तो ये जो है कहाँ पे? अल्बानिया में। किस देश ने ये कारनामा किया है? तो अल्बानिया ने। ये नाम याद रखिएगा। जो भी चीज़ें पहली हुई है या भारत में या विश्व में, उनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, इसीलिए हमने सबसे पहला सेक्शन ही यही ले लिया है। तो ऐसा अल्बानिया में हुआ है और ये आप तस्वीर भी देख सकते हो, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो सौंपा है, जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है। तो भारत का कहा क्या जा रहा है ही है। ठीक है, तो भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बन गया है, तो इसका नाम है विक्रम 3201। ठीक, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये जो है भारत का स्वदेशी निर्मित है, इसमें किसी और देश से हमने कोई योगदान नहीं लिया है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग है अभी प्रारंभिक स्तर पर हम हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में करेंगे, जो भी उपग्रह हमारे द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर भी। अगला है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है ना। तो किसके द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सीधी सी बात है, तो ऊर्जा भी जो होगी नवीन और नवीकरणीय होगी। और कौन सी है? तो भूतापीय ऊर्जा है ना। तो इसके ऊपर पहली नीति बनाई गई है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं, ये मैप में जो येलो कलर का आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है ना। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ी क्षेत्र है विशेषकर यहाँ पर। चलिए, अब देखिए भूतापीय ऊर्जा में आपको बता दूं, ये आपको एक गर्म पानी का कुंड दिखाई दे रहा होगा, है ना।
आप कभी भी अगर उत्तराखंड घूमने गए हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ या हिमाचल प्रदेश, तो आपने देखे होंगे कि वहाँ पे इस प्रकार से गर्म पानी के कुंड होते हैं और लोग विशेषकर यहाँ पर नहाते हैं। पहले जो दादा दादी जाते थे तो वो गर्म चावल की पोटलियाँ भी पका कर लेकर आते थे और ऐसा मानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर को निरोगी रखता है। तो जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होती है ना। और उस गर्मी के कारण यहाँ पे पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसी पानी का उपयोग बाद में जो है या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली उत्पादन में, हीट और अन्य उद्योगों के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये जो नीति है ये 15 सितंबर 2025 को बनाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है, भूतापीय ऊर्जा को और अधिक बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और की है कि 100% FDI भी कर दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी है, ठीक, ताकि जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, विदेशी निवेश लाए जा सकें, ठीक। और विशेष महत्व में नीति जो है भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, ऊर्जा सुरक्षा और विविध ऊर्जा मिश्रण को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया है? ये जो है हमारे द्वारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है इसका पहला उड़ान परीक्षण किया गया है हमारे द्वारा। और किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के तट पर। ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। तो अभी देखिए, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त पे हमारे जो PM हैं उनके द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन भी जो है, मिशन सुदर्शन लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे डिफेंस सिस्टम को लेकर, भारत की सुरक्षा प्रणाली को लेकर, ठीक। और उसी प्रणाली में ये जो है हमने पहला इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो वेपन सिस्टम है इसका सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर किया गया। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक। ये मतलब रिकॉर्ड टूट चुका है ये, ठीक। तो इन्होंने जो है, स्मृति मंधाना इनका नाम है ये, ठीक। आप इनको जानते होंगे। इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम पे था और अब इन्होंने वनडे क्रिकेट में, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई भी क्रिकेटर हो, उसमें सबसे तेज शतक का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। और कितनी बॉल में? महज 50 में, है ना। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था? तो ये विराट कोहली के नाम पर था और इन्होंने जो है 52 गेंदों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कब? 2013 में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये कौन सा मैच था जिसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? तो इस मैच का नाम है भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तीसरा वनडे था ये, जो कि 20 सितंबर को आयोजित हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी मान सकते हैं, ठीक। और चाहे तो इसको अलग से आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? और इनका नाम है सर्वेश कुशारे, है ना। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं सर्वेश जी की। और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक से आते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर पहुँचने वाले ये पहले भारतीय बन गए फाइनल में, है ना। और ये जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, सर्वेश कुशारे। और कितनी ऊंची थी? तो ये जो फाइनल राउंड में इन्होंने 2.28 मीटर के साथ तीसरे स्थान इन्होंने हासिल किया। फाइनल में इन्होंने कितनी ऊंची कूद की? तो 2.28 मीटर। चलिए, और कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ, इसको लिख लीजिएगा। अगला है कि भारत की जो जैस्मीन लिम्बोरिया है, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। जैस्मीन लिम्बोरिया ने 2025 में किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? और किस प्रतियोगिता में? तो ये जो थी इनकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल, ठीक। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस प्रतियोगिता में, और कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये जो है इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। ये आप तस्वीर भी इनकी देख सकते हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है जैस्मीन लिम्बोरिया। चलिए, अब जितना भी हमने देखा भारत और विश्व में प्रथम वाली जो कैटेगरी थी वो कवर हो गई है। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन सितंबर 2025। चलिए, पहला है कि 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
कौन से क्रम का? तो 71वां क्रम भी याद रखिएगा, है ना। तो आपको पता है कि 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो अभी 23 सितंबर को जो है वितरित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी ए और बी दोनों। तो सी जो है इसका सही उत्तर है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है रानी मुखर्जी को दिया गया, और इस बार और ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि एक महज 5 साल की बच्ची त्रिशा, उसे मतलब उसका रिकॉर्ड बन चुका है कि सबसे कम उम्र में उसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा आप, है ना। और इससे संबंधित जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12 फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए। और जो बच्ची का नाम मैंने आपको बताया उसका नाम है त्रिशा थोसार, जिसको नाल 2 मूवी के लिए ये जो पुरस्कार मिला है, और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बन गई है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत सरकार ने 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया है ना। तो कब 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो भी जो भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया वहीं पे दिया गया है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और किसे दिया गया? तो श्री मोहनलाल, है ना। ये आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने, दक्षिण भारतीय कलाकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। और ये जो पुरस्कार होता है ये भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ भारत का एक सर्वोच्च फिल्म सम्मान है ये। ठीक, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, मतलब भारत की ओर से ऑस्कर के लिए किस फिल्म को चुना गया है। तो इस फिल्म का नाम है होम बाउंड, ये नाम याद रखिएगा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ठीक, जो भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है सितंबर का जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही थी डेली, उसमें इन सभी प्रश्नों पे हमने बड़े ही विस्तार से चर्चा की है। अभी जो है बहुत ज़्यादा विस्तार में इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि पूरा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जो डेली वाले जो है सीरीज़ है उसको भी जाके देख सकते हैं ना। ये होम बाउंड डाउन है। और अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ये जो है 98वें जो ऑस्कर समारोह 2026 में होगा उसके लिए भारत की ओर से इसे सिलेक्ट करके भेजा गया है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इस फिल्म की जो होम बाउंड फिल्म है इसकी एक और उपलब्धि क्या है कि ये टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित भी की जा चुकी है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी सराहना मिली है, प्रशंसा मिली है। अगर हम कलाकारों की बात करें तो ईशान खट्टर है, जानवी कपूर है और विशाल जेठवा है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं और क्या नाम है इनका। तो इनका नाम है हिमांशु कुलकर्णी, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, हिमांशु कुलकर्णी जी हैं। और ये देखिए पहले भारतीय बन गए, तो भारत में जो प्रथम वाले हैं उस श्रेणी में भी आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम, ठीक, उस श्रेणी में भी आप रख सकते हैं और अवार्ड्स वाली श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो इसीलिए प्रश्न आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों में जो 2-3 कैटेगरी में, एक प्रश्न 2-3 कैटेगरी में जब शामिल होता है ना। तो इन चीज़ों को जब आप गौर करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को चयनित करता है। ठीक, तो हिमांशु कुलकर्णी हो गए जिनको अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहाँ पे? अमेरिका के संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष, है ना। ये देखिए, अब देखिए ये जो होता है अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा का वाटर सेंटर के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी, है ना। और किसको दिया जाता है? तो सीधी सी बात है, जो जल प्रबंधन, जल संरक्षण और जल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहनीय कार्य करता है और अपना योगदान देता है, उसको दिया जाता है। अगला है, हाल ही में किसे ASME होली पदक से सम्मानित किया गया है और किसे किया गया है? तो ये किया गया है बाबा कल्याणी को, है ना। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इन्हें किया गया है। और ये जो कैटेगरी होती है ASME, ये जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग में जो कार्य करते हैं उन्हें दी जाती है। जैसे डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि पहली बात तो ये कि भारत फोर्स के CMD हैं ये बाबा कल्याणी, और इनको अमेरिकन सोसाइटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा ये होली मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये दिया जाता है।
चलिए अगला है कि 77वे, है ना, कौन सा क्रम है? 77वे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 में किस कॉमेडी सीरीज़ ने अब तक का सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है ना? तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक के 13 अवार्ड जीते हैं। और कौन से? एमी अवार्ड 2025। और कौन सी सीरीज़ है ये? तो इसका नाम है द स्टूडियो। ठीक, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब देखिए जो एमी अवार्ड्स होता है 2025 में जो दिया गया है, ये एमी अवार्ड की खासियत ये है कि ये मूवीज़ की श्रेणी में नहीं बल्कि जो सीरियल होते हैं उनकी श्रेणी में दिया जाता है ये। ठीक, टेलीविज़न जो सीरीज़ होती है और ये कॉमेडी सीरीज़ को दिया गया है ना? तो आपको इतना सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या नाम है स्टूडियोज़, द स्टूडियोज़, जिसको एमी अवार्ड मिला है और कुल कितने पदक मिले हैं? तो कुल 13 मिले हैं, है ना? देखिए सबके हाथों में एक एक अवार्ड आपको दिखाई देगा। चलिए अगला है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत के जो बड़े शहरों में सबसे साफ हवा वाला शहर कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है इंदौर, है ना? आपको पता होगा कि स्वच्छता में तो इतने समय से इंदौर टॉप कर ही रहा था। अब स्वच्छ जो वायु सर्वेक्षण की बात करें हम, तो स्वच्छ हवा के मामले में भी इंदौर ने टॉप किया है। किस जो बड़े शहरों की कैटेगरी है उसमें ये अवार्ड लेते हुए भी आप तस्वीर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर पहली जो श्रेणी है उसमें इंदौर आया है। दूसरे क्रम पर जो है वो जबलपुर आया, यानी कि दोनों जो शहर हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। तीसरे नंबर पर है आगरा और सूरत, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे 3 से लेकर 10 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो टॉप किया है वो अमरावती ने किया है। उसके बाद झांसी और तीसरा अलवर। और उसके बाद एक श्रेणी और है जिसमें 5 लाख से कम आबादी है, वहाँ पर किसने टॉप किया है? तो देवास, ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा जो जिसने टॉप किया है 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में वो याद रखना है, जैसे इंदौर, उसके बाद जबलपुर और उसके बाद सूरत और आगरा, है ना? ये चीज़ आपको याद रखनी है सीक्वेंस में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रश्नों में 2-3 शहरों के नाम और उनका सीक्वेंस जमाने के लिए भी दे दिया जाता है। ठीक, तो आज के कंपटीशन के समय पे सिर्फ पहला नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है बल्कि उनकी श्रेणी भी याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला है 2025 का यूएस ओपन पुरस्कार एकल खिताब। यूएस ओपन जो पुरुष का एकल खिताब किसे दिया गया है? तो ये किसे मिला है? कार्लोस अल्कराज को, है ना? ये नाम याद रखिएगा। और किसे हराकर जीता है इन्होंने? तो जॉनिक सिनर को हराकर इन्होंने जीता है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कार्लोस अल्कराज की। ये यूएस ओपन जो होता है ये टेनिस टूर्नामेंट होता है और प्रति वर्ष ये आयोजित किया जाता है। एक साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। उसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। इसके अलावा जो तीसरा होता है वो विंबलडन ओपन होता है। ठीक, और उसके बाद जो चौथा होता है वो यूएस ओपन होता है। ये 4 क्रम होते हैं। अगर मैं आपको मैप में बताऊं तो देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद फिर जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद जो होता है वो विंबलडन ओपन होता है यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद जो होता है वो यूएस ओपन होता है। तो इस प्रकार से क्रम होता है चारों का। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, है ना? यहाँ, यहाँ और यहाँ। और पुरुष जो एकल का खिताब जो है इस बार यूएस ओपन का वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगर महिला की बात करें तो महिला एकल का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये आर्यना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? ये अमांडा को। ठीक, अमांडा असिमोवा को हराकर इन्होंने आर्यना सबालेंका ने जीता है। देखिए तस्वीर भी मैं आपको बता दूं, ये है आर्यना सबालेंका। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? चौथा पूर्ण साक्षर, है ना? तो कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए ये चौथे क्रम का बन गया है तो इससे पहले जो 3 थे उनके भी नाम हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन से हैं नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो है मिज़ोरम, है ना? ये याद रखिएगा। सबसे पहला जो बना है मिज़ोरम, तो पहला तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो बना है वो है गोवा, है ना? ये बना है गोवा सेकंड। ठीक, उसके बाद तीसरे की बात करें तो थर्ड जो है वो त्रिपुरा बना है थर्ड, और फोर्थ जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। चलिए
अगला है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को सितंबर 2025 में पीवी नरसिम्हा राव स्मारक अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, और किसे दिया गया है? तस्वीर देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अब देखिए ये क्यों दिया गया है। सबसे पहली बात तो है कि ये जो दिया जाता है ये पीवी नरसिम्हा राव स्मारक जो होता है ये अर्थशास्त्र से संबंधित पुरस्कार है। और आपको पता होगा कि 1992 के समय पे जब भारत जो है वो एलपीजी लागू किया था, ठीक, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तो जब भारत ने एलपीजी को लागू किया था, एलपीजी की तरफ कदम बढ़ाया था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार के लिए शुरुआत की थी, उस समय पे ये जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, और इनकी जो भूमिका थी वो बहुत अहम थी। तो इनके जो प्रयास थे उनको सराहना के रूप में अब मरणोपरांत इन्हें इस सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया है? तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको फिर से सम्मानित किया गया है उनकी वीरता के लिए, उनके बलिदान के लिए। और किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सी जगह है महाराष्ट्र की भी, तो वो भी बता देती हूँ। ये है पिपरी चिंचवड़, है ना, इस जगह का है। और कब किया गया था सम्मान? तो 14 सितंबर 2025 को किया गया था। ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना ये जगह, है ना। और ये जो प्रतिमा है, देखिए ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इस प्रतिमा का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिंदू भूषण प्रतिमा, ठीक। और कितनी ऊंची है ये? तो 180 फुट ऊंचाई है इसकी, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। चलिए अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन, ठीक। अभी तक हमने भारत और विश्व में प्रथम वाला सेक्शन कवर किया, और जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे और ऑनर्स थे वो हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सितंबर की। तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे उपराष्ट्रपति जी की, है ना। तो हाल ही में 2025 के जो उपराष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की? तो उनका नाम था सीपी राधाकृष्णन। अब ये हमारे जो हैं उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, है ना। अब देखिए इन्होंने क्रम भी पूछा है, तो क्रम भी जान लेते हैं कौन से क्रम के बन गए ये। तो सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये हमारे 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए, है ना। व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से ये 17वें क्रम के हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो 15वें क्रम के। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अगर आता है तो यही आपसे पूछा जाएगा, है ना। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। जैसे जो सीपी राधाकृष्णन हैं ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, और 452 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है, विपक्षी उम्मीदवार को इन्होंने हराया है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी सबसे अहम भूमिका क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, है ना, जो कि संविधान के आर्टिकल जो है आर्टिकल 64 के तहत बताया गया है ना। ये देखिए यहाँ पे जब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो पॉलिटी वाला है, पॉलिटी में भी उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो आप ये वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा विद आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। आपको पता होगा कि 63 से लेकर आर्टिकल 69 जो होता है, ठीक, यहाँ तक पूरा उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स आते हैं। तो एक एक जो है आप श्रेणी से याद कर लीजिएगा। हमने जब पहले ये लिया था उसमें हमने सारी चीज़ें अच्छे से याद की थी पूरी सीक्वेंस में, ठीक। और अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पूरे लाइन से लिख के बता दीजिए ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। अगला है इनसे पहले जो थे जगदीप धनखड़ जी थे जो कि 14वें थे और ये 15वें बन गए, है ना। ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने किस ओर से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से इन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए अगला है हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? और इनका नाम है सेबेस्टियन लिकोर्न्यू, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये है इनकी तस्वीर, ठीक। तो ये जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर है। अब देखिए फ्रांस में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता चल रही है ना। और उसी के चलते फ्रांस की जो संसद है वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा बायरू उनको पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो है इनको जो है यहाँ पे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है हाल ही में नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, कौन सा? जेनजी प्रदर्शन हुए, है ना। जो प्रदर्शन था उसका नाम क्या था? तो प्रदर्शन का नाम था जेनजी।
ठीक, जेन जी प्रदर्शन का आयोजन किया गया हुआ था। ठीक, तो उसी के चलते वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, उनके द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया। तो अब वहाँ की नई अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गई है, और उनका नाम है सुशीला कार्की। ये चीज़ याद रखिएगा, ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और ये इनकी तस्वीर है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है नेपाल की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है, इसलिए वहाँ के लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है और किसे किया है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, CGA की बात हो रही है ना, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, है ना। कैग मत समझ लीजिएगा, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। ठीक, कैग अलग होते हैं, CGA अलग होते हैं। तो CGA कौन बन गए, तो CGA बन गई है TCA कल्याणी। वहीं अगर हम कैग की बात करें तो कैग जो है वो संजय मूर्ति है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा, संजय मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप तस्वीर भी इनकी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पसाई के नए CEO 1 सितंबर 2025 को कौन बन गए हैं, और इनका नाम क्या है, रजित पुन्हानी, है ना। तस्वीर भी मैं बता देती हूँ आपको ये। चलिए अगला है, हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, BCCI के, है ना। तो BCCI के कौन बन गए हैं, मिथुन मनहास बन गए हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, है ना। एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो अध्यक्ष तो ये बन गए हैं कब से, सितंबर 2025 से, और पूरा नाम क्या है BCCI का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला है, किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है, और किसे किया गया है, तो जब उपराष्ट्रपति नए बने हैं और सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमित खरे, है ना। तस्वीर ठीक है, अमित खरे हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ इनसे संबंधित, कि ये 15वें जो उपराष्ट्रपति हैं उनके सचिव हैं, और ये जो होते हैं इन्होंने इससे पहले PMO जो कार्यालय है उसमें भी काम किया है, शिक्षा मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्य कर चुके हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। अगला है, हाल ही में CISF, ठीक, CI क्या होता है, CISF तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है, तो प्रवीण रंजन। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, इनका नाम है प्रवीण रंजन। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, है ना। वहीं अगर ITBP के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है प्रवीण कुमार, है ना। देखिए दोनों का नाम प्रवीण है, तो नाम याद रखिएगा बड़े ध्यान से, इनका कुमार है और उनका रंजन है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, CISF के, है ना, प्रवीण रंजन, और ये जो है प्रवीण कुमार, ये ITBP के। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ही मैंने आपको एक जितने भी इम्पोर्टेंट शीर्ष पदाधिकारी हैं, प्रमुख जो सेना है उन सब के, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। पहले CISF के देख लेते हैं। CISF के कौन है, तो प्रवीण रंजन। ठीक, ITBP की बात करें तो प्रवीण कुमार हैं। SSB की बात करें तो संजय सिंघल हैं। BSF दलजीत सिंह चौधरी। CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। NSG की बात करें तो B श्रीनिवासन। SPG आलोक शर्मा। NCC के गुरबीर पाल सिंह, है ना। ICG की बात करें तो परमेश शिवमणि, और NDRF की बात करें तो पीयूष आनंद। वहीं अगर RPF की बात करें तो RPF की कौन बन गई, सोनाली मिश्रा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला DG बनी है RPF की, है ना, सोनाली मिश्रा। अगला है, होमगार्ड की बात करें तो SBK सिंह। असम राइफल्स के विकास लखेरा। NCB के अनुराग गर्ग। वायुसेना के, नौसेना के और सेना के प्रमुख, ये भी हम एक साथ याद कर लेते हैं तीनों, है ना। तो जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल, वो बन गए हैं, वो है ऑलरेडी अमरप्रीत सिंह। नौसेना के जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वहीं सेना की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, और ये तीन तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने ही चाहिए, है ना। वैसे तो सारे याद होने चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। सितंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रतिवर्ष, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा।
प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है, तो प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को समझाने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? सितंबर के दूसरे शनिवार को। और इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा ये की गई है ना। जो प्राथमिक चिकित्सा होता है इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमने कब महसूस की? कोविड के दौरान, जहाँ पे एक जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका महत्व हर इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आया, है ना। चलिए, अगला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 से लेकर 7 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तस्वीर भी आप देख सकते हो। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, राष्ट्रीय, नेशनल। ठीक, अब देखिए एक इंटरनेशनल भी होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और तब से 10 दिसंबर से हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वहीं अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदी को जो है हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे राजभाषा कहा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी हमारी, राजभाषा है, राजकीय कामकाज की भाषा, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, 14 सितंबर, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में मिलता है ना। और 1953 से हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, और हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? हिंदी को पहचान दिलाना और जो आत्मविश्वास की भाषा के रूप में इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। और अभी इस समय तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि भाषा विवाद एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। कभी हम मराठी और हिंदी का द्वंद्व देखते हैं, तो कभी फिर हम जो है बेंगलोर में जो कन्नड़ और हिंदी का द्वंद्व देखते हैं। तो इस प्रकार के द्वंद्व भाषा को लेकर तो नहीं होने चाहिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, है ना। ये जो दिवस है ये क्या बोलते हैं 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए लोकतंत्र से एक चीज़ और याद आती है कि सबसे पहले भारत लोकतंत्र की शुरुआत की बात करें तो एक गणतंत्र हुआ करता था, वैशाली। अगर आपने हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ा हो तो, ठीक। तो ये जो वैशाली था ये दुनिया का पहला गणतंत्र था, ठीक है, उस समय पे, है ना। पूरे विश्व में पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली था। ये हिस्ट्री का पॉइंट है, मुझे यहाँ पे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस की घोषणा की? शोक दिवस मनाए जाने की घोषणा की कब? 17 दिसंबर को। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये नेपाल के द्वारा किया गया। अभी आपने देखा नेपाल में बड़े पैमाने पर आंदोलन मनाया गया, जेनजी, और बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हुए इस आंदोलन में। तो उसी के चलते शोक दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की है कब? 17 सितंबर को। इस प्रकार से भीषण आंदोलन हुआ था। चलिए, अगला है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? और पर्यावरण संबंधी दिवसों में विश्व ओजोन दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ओजोन लेयर को सुरक्षित रखने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और ये जो है CFC जो गैस है इसका जो प्रतिबंध है इसी के तहत लगाया गया था, है ना। तो ये सबसे पहले जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले तो 1987 में, और यही से शुरुआत की गई थी कि प्रतिवर्ष हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई, 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला है कि भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए एम जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला है हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया है ये, तो ये जो है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। ये प्रति वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस के रूप में, है ना। चलिए अगला है कि 10वां नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया है। एक तो पहली बात ये 10वें क्रम का है ना, और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये। तो इस बार 10वां जो आयुर्वेद दिवस है वो कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 23 सितंबर को। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। चलिए, और इसकी जो थीम है, एक बार थीम देख लेते हैं हम। थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम रही है। और आयुर्वेद के प्रति शिक्षित करने के लिए, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पे जब अगर सभी देशों में हम देखें कि इतनी ज़्यादा अशांति फैली हुई है, राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज़्यादा है, तो इसी के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की। और कब की गई थी इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। ठीक, ये घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाने की। और इसकी थीम क्या रही है इस बार की, तो इस बार की जो 2025 की थीम है वो है एक्शन फॉर पीस, बिल्डिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स। चलिए, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी सबकी यहाँ पे इमेजेस ला के रख दिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जनवरी का है पूरा, और उसके बाद फिर ये दिसंबर तक है। चलिए, अब हम जितने भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं सितंबर में उन सबको कवर करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल कवर करेंगे। चलिए, तो पहला है कि भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसमें हाल ही में कुछ गतिविधियां देखी गई है। तो पहली बात तो कि जो बैरन आइलैंड है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और जो पुनः सक्रिय हो गया, और इसमें से धूल और राख के कण जो हैं वो देखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसमें से निरंतर जो है लावा का प्रवाह हो रहा है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। चलिए, और कुछ और फैक्ट्स हम इसमें देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.2 तीव्रता का भूकंप भी देखा गया है। दूसरी चीज़, ये जो द्वीप है ये निर्जन है, इसीलिए यहाँ पे कोई जन माल की हानि नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना। और अधिकारी भी जो है निगरानी रखे हुए हैं इस पर ये पुनः सक्रिय हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है। अगला है कि किस राज्य के सभी जिलों में अगस्त सितंबर 2025 में बाढ़ आ गई जिससे 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ बताया गया है। कब से, 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ कहाँ पे आई थी ये, तो विशेषकर ये पंजाब में आई थी, और पंजाब के बहुत से ज़िले इसमें प्रभावित हुए। ठीक, और न जाने कितने, मतलब अगर मैं बताऊं तो 30 लाख से ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए, जिन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। लगभग 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से बताएं तो उनको उनका घर जो है वो छोड़ना पड़ा। तो बहुत भीषण थी ये जो त्रासदी पंजाब की जो बाढ़ थी। और अगर हम बात करें तो इसी के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया राहत के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है कि भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो इस ऑपरेशन का नाम ही राहत था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत। चलिए, अगला है हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, है ना। तो अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया। ये भारतीय सेना के ही बीच में किया गया, और भारतीय सेना की जो दक्षता है, युद्ध कौशल है, उसको और ज़्यादा विकसित करने के उद्देश्य से ये किया गया। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कब हुआ ये, 19 से 20 सितंबर 2025 को थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया, है ना। अगला है कि हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन विड आउट किसने चलाया है ना। तो ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन विड आउट। और ये किसके द्वारा चलाया गया, तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। और क्यों चलाया गया, तो देखिए प्रश्न में ही बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध, है ना। तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से ये चलाया गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और ऑपरेशंस बता देती हूँ इस साल के जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया है जो 7 मई 2025 को चलाया गया था, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ था। तो उसके विरोध में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की थी उसमें चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। फिर ऑपरेशन महादेव, ये भी 2025 में, और जम्मू और कश्मीर में ही पहलगांव हमले के कारण चलाया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि मार्च 2025 में चलाया गया था म्यांमार में।
ठीक, अब देखिए इस ऑपरेशन में क्या हुआ था, म्यांमार में जो भूकंप आया था 7.7 तीव्रता का, उस भूकंप के बाद वहाँ पे सहायता पहुँचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके बाद एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन अजय, जब अप्रैल 2025 में इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा था, उस समय पे वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। चलिए अगला है कि हाल ही में भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है और किसके साथ किया है, तो ये किया है मॉरिशस के साथ, है ना। ये देखिए इस प्रकार से ये समझौता किया गया और यहाँ पे प्रशांत महासागर पे ये जो स्थापित किया गया है। अब ये क्या करेगा, जो सैटेलाइट हमारे द्वारा छोड़ी जाती है उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और जो भी मेज़रमेंट है वो सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएगी, ताकि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा प्रखर हो सकें और ज़्यादा अच्छा कर सकें। ठीक, तो समझौता किसके साथ हुआ है, मॉरिशस के साथ। चलिए कहाँ पे हुआ है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। और दूसरी चीज़, जो चागोस द्वीप समूह है उसके पास स्थित एडिगो गार्सिया, है ना, एक जगह है, वहाँ पे उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला है जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई है, वो कौन से 2 मुख्य टैक्स स्लैब इसमें तय किए गए। तो ये जो मीटिंग है 56 है और कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसमें जो 2 नए टैक्स स्लैब हैं वो है 5 और 18%। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये 2 नए टैक्स स्लैब हैं इसमें और इनको लागू किया गया। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएम मित्र पार्क है, ये पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है धार में, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आता है। ठीक, कहाँ पे, धार में है और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसी प्रकार से कुल 6 और, मतलब टोटल 7 बनाए जाएंगे। यहाँ पे मैप में मैं आपको बता देती हूँ, एक तो बनाया जाएगा, जैसे पहला शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के धार में, है ना। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा, एक गुजरात के जो है नवसारी में बनेगा, उसके बाद एक महाराष्ट्र के अमरावती में, फिर एक कर्नाटका के कालाबुरागी में, उसके अलावा एक तेलंगाना के वारंगल में और एक बनेगा तमिलनाडु के विरुधुनगर में। ठीक, तो इस प्रकार से 7 बनेंगे। अगर आप चाहें तो इन 7 को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, लेकिन पहला याद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा है, धार, मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। और ये जो पीएम मित्र पार्क है, ये किससे संबंधित है, टेक्सटाइल उद्योगों से संबंधित है ना, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो ये उनकी 75वीं जो जयंती है, उस पर, जयंती नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनके जन्म दिवस पर, है ना, ये उन्होंने उद्घाटन किया है पीएम मित्र पार्क का। और पूरे देश में बन रहे 7 पीएम मित्र पार्कों में से धार जो है वो पहला जो है वो धार में स्थापित किया गया है। किसानों से प्राप्त कच्चा कपास उद्योगों में धागा बनेगा और वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे और यही उत्पादन जो है विदेशों तक जाएगा। और देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये टेक्सटाइल उद्योग मध्य प्रदेश में जो स्थापित किया गया है, इसे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध साड़ी है महेश्वरी साड़ी उद्योग, उसको भी पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया है। चलिए, तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे एमपी से, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे गए हैं जो मध्य प्रदेश में भी प्रथम है या अपने आप में अद्वितीय है। तो उन चीज़ों को भी अगर एक बार देख लेते हैं, कोई बच्चा अगर मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसे देख सकता है। पहला है कि पीएम मित्र पार्क धार में शुरू किया गया, फिर सीआईएसएफ ने जो है मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है ना। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। देखो ये खेलो इंडिया जो जल खेल महोत्सव है, ये पहली बार भारत में आयोजित किए गए, कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ये चीज़ भी याद रखिएगा ना। अगला है पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश के 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू कर दिया। अगला है हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर खोला गया है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये वाला प्रश्न। अगला है भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल, इस बिल्ली का नाम क्या है, कैराकल है। ये कहाँ पे देखी गई है, तो ये मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे देखा गया है। और अंतिम है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, संजय सचदेवा हैं। ठीक, चलिए अगला है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है और किसे बनाया गया है, तो ये अपोलो टायर्स को बनाया गया। ठीक, इससे पहले कौन सा था, तो ड्रीम 11 था इससे पहले, लेकिन जब भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक नया नियम लेकर आए हैं और उसके तहत जितने भी बैटिंग ऐप होते हैं उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया है ना। और उसी के बाद ड्रीम 11 जो है वो हट गया है और अब नया कौन आ गया है, अपोलो टायर्स, या आप लोगो भी देख सकते हैं।
चलिए अगला है कि हाल ही में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हथेही मिर्च महोत्सव जो है वो मनाया, और किसने मनाया है, तो ये मणिपुर के द्वारा मनाया गया। अब देखिए 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ क्या कि मणिपुर जो है यहाँ पर यहाँ की जो मिर्च की जो फसल है उसको जीआई टैग मिला है, और उसका नाम क्या है, तो हथेही है ना, हथेही मिर्च महोत्सव। इसको और ज़्यादा प्रसार करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में किस परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत PMKSY-AIBP के अंतर्गत शामिल योजना है। और कौन सी है ये, तो ये कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना है ना। इन 2 नदियों को एक साथ जोड़ा जाएगा, कौन सी, कोसी और मेची। अब देखिए एक तो कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है बिहार में, और दूसरी मेची है जिसमें पानी बहुत कम होता है और जिस क्षेत्र में ये आसपास सूखा रहता है। तो इन दोनों नदियों को मिलाने से जल स्तर जो है वो औसत हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि ना तो बाढ़ आएगी एक तरफ और ना ही एक तरफ सूखा पड़ेगा। अब देखिए ये जो है ये कोसी नदी है और दूसरी ये जो है ये मेची नदी है, दोनों को मिला दिया जाएगा जिससे इधर का जो पानी है वो इधर भी होगा, जिससे ये जो सूखा क्षेत्र है यहाँ पे किसानों की जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा, कोसी और मेची। चलिए अब अगर हम कुछ और चीज़ें, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इसको जो है लक्ष्य इसका पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2029 का। एक और फैक्ट मैं बता दूं आपको कि भारत की पहली अंतर्राज्यीय जल परियोजना जो है, मतलब नदी जोड़ो परियोजना, वो कौन सी है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि सितंबर 2025 में भारत को यूनेस्को की विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट में कितनी प्राकृतिक धरोहर शामिल की गई है, और कितनी की गई है, तो 7 की गई है ना। अब देखिए ये जो टेंटेटिव लिस्ट होती है क्या होती है, यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष एक टेंटेटिव सूची जारी की जाती है, उसमें कुछ धरोहरों को शामिल किया जाता है, और उसी में से जो सारे मानदंडों को पूरा कर लेती है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की मुख्य सूची में शामिल कर दिया जाता है। और भी वर्तमान में भारत से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो 44 हैं, है ना। ये चीज़ भी याद रखिएगा। और अभी टेंटेटिव सूची में 7 शामिल कर दिए गए, और इन 7 में से ही आगे जाकर कुछ नाम जो है वो हमें हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देखने को मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगर इनका जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आया था उसमें ये जो 7 स्थल हैं उनके नाम इन्होंने बताए थे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं बता दूं आपको कि ये जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं, एक तो महाराष्ट्र से है दक्कन ट्रैप है, एक केरल से है वर्कला, कर्नाटका से है सेंट मैरी आइलैंड है, फिर एक मेघालय, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से स्थलों को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है ना। तो कौन सा पुरस्कार, सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है, और हॉर्नबिल महोत्सव के लिए। तो ये जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए इस प्रकार से इनकी जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के रूप में, है ना, नृत्य और संगीत के रूप में ये पुरस्कृत करते हुए, है ना। चलिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है, बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस से इसको सम्मानित किया गया है ना। हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। कब किया गया है, तो 13 सितंबर 2025 को किया गया है, और हमारे जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है, ब्रेन को खाने वाले अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले कहाँ पे मिले हैं, तो केरल में पाए गए हैं, और इस अमीबा का नाम क्या है। तो पहली चीज़ तो कि एक अमीबा जनित रोग होता है ना, और वो खाता है क्या, ये संक्रमण करता है ब्रेन में। ठीक, और इसके जो सबसे ज़्यादा अभी पहले मामले हैं वो कहाँ पे मिले, केरल में मिले हैं, और इस अमीबा का नाम क्या है, तो इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरिया। ये चीज़ याद रखिएगा ना। चलिए ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जेनजी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए जेनजी आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो हमें पता है नेपाल में हुआ, है ना। और इसी के तहत उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया, और नई प्रधानमंत्री कौन बन गई, अंतरिम सुशीला कार्की।
है ना। और ये जो आंदोलन हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना, ये चीज़, तो इसको याद रखिएगा आप। अगला है कि किस यूरोपीय देश ने ब्लॉक एवरीथिंग अभियान शुरू किया गया, जिसे सरकारी खर्च में कटौती और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के साथ देखा गया। आपको पता होगा कि फ्रांस में भी अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता है और उसी के चलते वहाँ पे भी नए प्रधानमंत्री बने, है ना। तो ये जो प्रदर्शन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है, और इस प्रदर्शन का नाम क्या है, ब्लॉक एवरीथिंग, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और नए जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन गए, सेबेस्टियन लिकोनियो। और पहले कौन थे, तो पहले थे फ्रांसुआ बेयू, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने सितंबर 2025 में किस देश को आधिकारिक मान्यता दे दी है, और उसका नाम है फिलिस्तीन। अब देखिए मैप में मैं आपको बता देती हूँ फिलिस्तीन कहाँ पे आता है। ये जो है इजराइल है ना, पूरा ब्लू कलर में, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये फिलिस्तीन है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भूमि विवाद था, क्योंकि जो इजराइल है इसकी कैपिटल यरूशलेम जो है वो इसके अंतर्गत आता था, किसके, फिलिस्तीन के अंतर्गत, और इसका जो हिस्सा है गाज़ा पट्टी वो इजराइल के पास आता था, जिस कारण से आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसके लिए हमने भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन अजय भी चलाया गया था, भारत के फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, है ना। तो ये जो है फिलिस्तीन, इसको अभी तक एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, है ना, स्वतंत्र राष्ट्र का। तो ये अब फाइनली इतने सारे ये जो देशों के मैंने नाम बताए हैं उनके द्वारा इसे अब एक देश की मान्यता दे दी गई है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब भविष्य में ये जो आपसी युद्ध की स्थिति है इसमें हमें थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए, तो घटना जो है ये कब क्या ये जो मान्यता दी गई है सितंबर 2025 को दी गई, और शुरुआत सबसे पहले फ्रांस के द्वारा की गई, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके लिए जो है सुरक्षा परिषद जो होती है, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यहाँ पे बैठक भी बिठाई गई और वोटिंग भी की गई, जिसके अंतर्गत जो मुख्य 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्यों के द्वारा जो है सहमति जताई गई, लेकिन एक देश ने सहमति नहीं जताई है और उसका नाम क्या है, अमेरिका। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन सबके द्वारा जो है मान्यता दे दी गई है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2025 में स्वीकार किए गए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये प्रश्न उसी से संबंधित है, द्विराष्ट्र सिद्धांत को लागू करने के लिए मतलब जो फिलिस्तीन है उसको अलग से एक देश का दर्जा देने के लिए ये जो है न्यूयॉर्क घोषणा पत्र लाया गया था, है ना। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान और 2 राष्ट्र समाधान। 2 राष्ट्र कौन से, एक राष्ट्र जो है इजराइल है और दूसरा बन जाएगा फिलिस्तीन, है ना। तो इसलिए ये लाया गया है कौन सा, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये प्रश्न कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न और इसके जो पहले वाला प्रश्न है इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और एक नोट्स बना के आप रख लीजिएगा। चलिए, इजराइल अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, उसके ऊपर ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये इजराइल है और इसी के पास जो है ये फिलिस्तीन है ना। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये दोनों देश आते हैं। चलें, अगला है, हाल ही में जर्मनी ने यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है। तो किसने लॉन्च किया है, जर्मनी ने यूरोप का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जुपिटर, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, जुपिटर है। और अगर हम विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है EL कैपिटेनो, ठीक है। ये है विश्व का सबसे शक्तिशाली और ये कहाँ पर है, अमेरिका में। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप, अमेरिका के अंतर्गत आता है। और अगर भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करें हम तो वो है एरावत, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पुणे का जो CDS का कार्यालय है वहाँ पर स्थित है। चलिए, अगला है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया, और ये किया गया है तियानजिन में, है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि इस बार जो SCO का आयोजन था शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे किया गया, तो चाइना में किया गया, और चाइना के भी तियानजिन में।
और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सारे जितने भी प्रमुख थे G20 के जो सदस्य थे वो सभी यहाँ पे आए थे। अगला है कि चीन के राष्ट्रपति ने SCO समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का आह्वान किया है। और अगर SCO की मीटिंग है तो SCO डेवलपमेंट बैंक का आह्वान किया है इन्होंने, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स इन सितंबर। अब हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्सेस है इन सितंबर, है ना। तो जो पहला है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। तो अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दिया गया है जिसमें भारत की जो रैंक है वो 38th रैंक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप, है ना। चलिए, और जो टॉप पे आया है वो कौन है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस लेकर आई हूँ जो कि आप एक साथ याद कर सकते हो विद इंडिया की रैंक, है ना। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है और टॉप पर आइसलैंड है। UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। फिर हम देखें जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें भारत की 102वीं रैंक है और UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। फिर जो जलवायु परिवर्तन है प्रदर्शन सूचकांक 2025, इसमें भारत की 10वीं रैंक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। ये रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप 10 के अंतर्गत आ रही है, ठीक। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है जिसमें भारत की 131वां स्थान है। और अगर हम बात करें तो ये आइसलैंड इसमें टॉप पर है ना। उसके बाद 19 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की 115वां स्थान है और 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की जो है वो 99वीं रैंक है और फिनलैंड इसमें टॉप पर है। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद रखिएगा। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो 38 है। चलिए, अगला है राष्ट्रीय वार्षिक महिला सूचकांक सुरक्षा रिपोर्ट में एवं सूचकांक 2025 में किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। कौन सी रिपोर्ट है, तो ये नारी रिपोर्ट है ना। नारी रिपोर्ट मतलब महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक। इसमें सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया गया है, तो ये बताया गया है कोहिमा, ठीक। चलिए, अगला है वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो है 115। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का जो पूरा सितंबर का मंथली करंट अफेयर था वो यहीं पर समाप्त होता है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर भी करवाया जाता है, ठीक। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं PDF में उनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, चीज़ों को कलेक्ट करते चलिए। हम जितना चीज़ों को आसान बना सकते हैं आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।